जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जीके जीएस अजय सर एमपी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं संविधान की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां अपन चर्चाओं पर हैं राष्ट्रपति के दूसरे महत्वपूर्ण वीडियो पर, अर्थात महत्वपूर्ण क्लास पर। दोस्तों, बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं कि राष्ट्रपति क्या होता है। राष्ट्रपति जल थल वायु तीनों सेनाओं का कौन होता है अध्यक्ष। तो दोस्तों, बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज आपके समक्ष होगा महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति। तो देखेंगे अगला एक क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रपति का पद संभालेगा याद रखिएगा दोस्तों, पद संभालेगा। कौन पद संभालेगा याद रखिएगा, इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति। कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा, यदि किसी कारण से राष्ट्रपति अपने पद से अनुपस्थित है, तो उपराष्ट्रपति उसका पद संभालेगा। किसका? राष्ट्रपति का। और दोस्तों याद रखिएगा, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है, तो उस दौरान उपराष्ट्रपति को वही वेतन भत्ते प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति को प्राप्त होते थे। किसको प्राप्त होते थे? राष्ट्रपति को प्राप्त होते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, यानी राष्ट्रपति किस किस पदाधिकारी की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, वह प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपालों की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, महानियंत्रक, लेखा परीक्षक की नियुक्ति, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो दोस्तों हमने क्या बात की है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों की। याद रखिएगा, आपका राष्ट्रपति। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति। महानियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्च यानी हाई कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? आपके राष्ट्रपति। और दोस्तों, जितने भी आयोग हैं, निर्वाचन आयोग, पिछड़ा आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, राजभाषा आयोग, वित्त आयोग, जितने भी आयोग हैं, योजना आयोग, नीति आयोग,
सभी आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति का कार्य करता है राष्ट्रपति। याद रखिएगा कौन करता है, याद रखिएगा राष्ट्रपति। इन सब की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला, शपथ दिलाता है, यानी राष्ट्रपति शपथ किसे किसे दिलाता है, यानी किसको किसको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, संपूर्ण मंत्रिमंडल को, संपूर्ण मंत्रिमंडल को, महान्यायवादी को और उपराष्ट्रपति को। यदि कल प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति द्वारा किसे शपथ दिलाई जाती है, तो दोस्तों याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में 1+ जो 33 न्यायाधीश होते हैं, 1+ याद रखिएगा 1+ 33 न्यायाधीश जो होते हैं, उन सभी को 34 के 34 न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, आपका राष्ट्रपति। संपूर्ण मंत्रिमंडल को, याद रखिएगा प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, आपका अपना राष्ट्रपति। महान्यायवादी को शपथ उसके पद की कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को भी शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, तो आपका अपना राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। अगली हेडिंग बनने वाली है पद मुक्ति। याद रखिएगा पद मुक्ति, यानी राष्ट्रपति किसकी किसकी पद की क्या करता है, पद मुक्ति करता है, अर्थात किस पदाधिकारी को उसके पद से पद मुक्त करता है। तो याद रखिएगा किसे पद मुक्त करेगा, तो याद रखिएगा महान्यायवादी को, महान्यायवादी को, महान्यायवादी को। और किसे करता है, राज्यपालों को। और किसे करता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों को। याद रखिएगा अन्य मंत्रियों को भी कौन पद मुक्त करता है, दोस्तों याद रखिएगा हमने क्या बात की है कि महान्यायवादी को भी पद मुक्त करता है कौन, अपना राष्ट्रपति। राज्यपालों को भी कौन पद मुक्त करता है, राज्यपालों को भी पद मुक्त करता है अपना राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की भी पद मुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति। याद रखिएगा आपका अपना राष्ट्रपति इन्हें क्या करता है, पद मुक्त करता है। पद मुक्त करने का क्या करता है, कार्य करता है। क्लियर। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रपति भंग करेगा, किसे भंग कर सकता है राष्ट्रपति, दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रपति को भंग करने का अधिकार प्राप्त होता है। किसे भंग करता है, तो दोस्तों याद रखिएगा लोकसभा को किसे भंग करता है। यदि कल प्रश्न आता है कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपना प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार होता है, लोकसभा का अधिवेशन बुलाने का अधिकार होता है, लोकसभा के अधिवेशन में भाषण देने का भी अधिकार होता है, उसे संबोधित करने का भी अधिकार होता है, और उसे भंग करने का अधिकार भी किसे प्राप्त होता है, राष्ट्रपति को ही प्राप्त होता है। दोस्तों किसे प्राप्त होता है, राष्ट्रपति को। यानी लोकसभा को कौन भंग करता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति।
अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। यदि कल प्रश्न आता है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन, याद रखिएगा, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, संसद का संयुक्त अधिवेशन अपना राष्ट्रपति बुलाता है। एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का कार्य करता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, लोकसभा स्पीकर यानी जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, वह संयुक्त बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता। अधिवेशन कौन बुलाता है, तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, बट अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संयुक्त अधिवेशन के दौरान निर्णायक मत करने का पावर किसे होता है, तो निर्णायक मत करने का भी पावर अपने लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है। किसे, लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त ही होता है निर्णायक मत करने का। क्लियर। अगला, राष्ट्रपति की क्षमा याचना, राष्ट्रपति की क्षमा याचना। बहुत बढ़िया दोस्तों, याद रखिएगा, राष्ट्रपति को किसी अपराधी की सजा कम करने या परिवर्तित करने या बिल्कुल से माफ करने का अधिकार प्राप्त होता है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, याद रखिएगा दोस्तों, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को मृत्युदंड, फांसी, याद रखिएगा, मृत्युदंड माफ करने तक का अधिकार प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। हमने क्या बात की कि राष्ट्रपति की क्षमा याचना। दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति को किसी अपराधी की सजा कम करने या परिवर्तित करने या बिल्कुल से माफ करने का अधिकार प्राप्त होता है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को, याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति को मृत्युदंड अर्थात फांसी की सजा भी माफ करने का अधिकार प्राप्त होता है यदि किसी अपराधी को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या किसी अन्य न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है, अर्थात फांसी की सजा दी जाती है,
तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 72 में 72 में राष्ट्रपति को क्षमा याचना की शक्ति प्रदान की गई है। किसमें? अनुच्छेद 72 में। याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा याचना की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को कम कर सकता है या सजा परिवर्तित कर सकता है या बिल्कुल से माफ कर सकता है। यहाँ तक देखेंगे कि राष्ट्रपति को मृत्यु दंड तक क्षमा करने का अर्थात फांसी की सजा रोकने का क्या होता है? अधिकार प्राप्त होता है। क्या होता है? अधिकार प्राप्त होता है। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राष्ट्रपति और धन विधेयक, राष्ट्रपति और धन विधेयक। दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी धन विधेयक पारित होने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर ली जाती है। हमने क्या बात की है कि याद रखिएगा दोस्तों, धन विधेयक है। याद रखिएगा अनुच्छेद 109 110। याद रखिएगा, कोई भी धन विधेयक, याद रखिएगा दोस्तों, धन विधेयक की बात हो रही है। कोई भी धन विधेयक पारित होने से पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर ली जाती है। यदि कोई धन विधेयक पारित किया जाना है या याद रखिएगा पारित होना है, तो उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर ली जाती है। यानी धन विधेयक पारित होने से पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति या राष्ट्रपति की आज्ञा प्राप्त कर ली जाती है। तो क्लियर हुआ दोस्तों कि धन विधेयक में क्या कंडीशन है कि इसे पारित करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति क्या प्राप्त कर ली जाएगी। क्लियर? अगला, राष्ट्रपति की तुलना याद रखिएगा, इंग्लैंड के राजा के साथ की गई है। कभी क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना, याद रखिएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किसके साथ की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इंग्लैंड के राजा के साथ। इंग्लैंड के राजा के साथ भारत के राष्ट्रपति की तुलना की गई है। और दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ की गई है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्लास आपको बेहतर समझ में आ रही होगी। लेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आगे के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर, राष्ट्रपति पर, कि क्या होता है आपातकाल। तो लेंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया। तो बात करेंगे हम राष्ट्रपति के आगे के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर। विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं।
चलेंगे दोस्तों। तो किस पर चलेंगे अपन? राष्ट्रपति के आगे के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। राष्ट्रपति जल, थल, वायु तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। हमने क्या बात की दोस्तों कि जो अपने भारत का राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वह जल सेना, थल सेना और वायुसेना अर्थात तीनों सेनाओं का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। यदि कल प्रश्न आता है कि हमारे भारत में तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है अपना प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति। क्लियर है? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। यदि कल क्वेश्चन आता है कि हमारे भारतीय संविधान में भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का प्रथम नागरिक होता है अपना राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। यानी भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, तो दोस्तों कौन कहलाता है? वो कहलाता है अपना राष्ट्रपति। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। बहुत बढ़िया। यदि कल प्रश्न आता है भारतीय संविधान में कितने प्रकार की कार्यपालिका है, तो दोस्तों 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। तो जो वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वह होता है प्रधानमंत्री, और दोस्तों जो नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वह होता है भारत का राष्ट्रपति। तो क्या बात करने जा रहे थे कि भारत में, याद रखिएगा, नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, तो कौन होता है दोस्तों? वह होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राष्ट्रपति और आपातकाल। याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति और आपातकाल। यदि कल क्वेश्चन आता है कि आपातकालीन शक्तियां हमारे भारतीय संविधान में कहाँ के संविधान से शामिल की गई हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा, आपातकालीन शक्तियां भारतीय संविधान में जर्मनी के वीमर संविधान से शामिल की गई हैं, जिनका वर्णन भाग 18 के अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 में किया गया है। अनुच्छेद 352, 356, 360 में किया गया है, और ये तीनों अनुच्छेद किसमें है? भाग 18 में। भारतीय संविधान में
22 भाग है और उनमें से भाग 18 है जिसमें आपातकालीन शक्तियां शामिल की गई हैं, जो जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल हैं, जिनका प्रयोग राष्ट्रपति करता है। तो आप राष्ट्रपति और आपातकालीन शक्तियां, तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से शामिल की गई हैं, जिनका वर्णन भाग 18 के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में किया गया है। क्लियर दोस्तों? यदि का क्वेश्चन आता है कि आपातकालीन शक्तियां कहाँ के संविधान से, तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से शामिल की गई हैं, जिनका वर्णन भाग 18 के अनुच्छेद 352, 356, 360 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 352, 356, 360 में किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात हुआ, 356 में राष्ट्रपति शासन एवं 360 में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। हमने क्या बात की दोस्तों कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। जो भारतीय संविधान भाग 18 में के अनुच्छेद 352 की बात करते हैं तो यहाँ आएगा राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ आएगा आपका राष्ट्रपति शासन, और यदि अनुच्छेद 360 की बात करते हैं तो यहाँ आएगा वित्तीय आपात। क्या आएगा दोस्तों? वित्तीय आपात। क्लियर? तो अब क्लियर करते हैं कि भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपातकालीन शक्तियां भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। तो अपन बात कर लेते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आपात किसकी बात करेंगे? राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 352 की। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 352 की। क्लियर है? तो याद रखिएगा, यदि संसद का सत्र न चल रहा हो और एकाएक
देश में कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे या देश के अंदर सैनिक विद्रोह छिड़ जाए तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा। राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा। क्या बात करने जा रहे थे 36 दफा में राष्ट्रीय आपात में कि यदि संसद का सत्र, याद रखिएगा, एक वर्ष में संसद के 2 सत्र होते। कितने सत्र होते दोस्तों? 2 सत्र। और 2 सत्रों के मध्य 6 माह का क्या होता है? अंतर। कितना होता है? 6 माह का अंतर। तो यदि संसद का सत्र न चल रहा हो और एकाएक देश में कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे या देश के अंदर सैनिक विद्रोह छिड़ जाए तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा। क्या करेगा? राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित करता है तो एक माह के अंदर राष्ट्रपति को संसद की स्वीकृति लेनी होगी। हमने क्या बात की दोस्तों कि यदि राष्ट्रपति, याद रखिएगा, यदि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित करता है तो एक माह के अंदर राष्ट्रपति को संसद की स्वीकृति लेनी होगी। यदि राष्ट्रपति एक माह के अंदर संसद की स्वीकृति नहीं ले पाता तो राष्ट्रीय आपात समाप्त माना जाएगा और स्वीकृति प्राप्त करने पर वह राष्ट्रीय आपात 6 माह तक प्रभावी रहेगा। हमने क्या बात की दोस्तों कि यदि राष्ट्रपति एक माह के अंदर संसद की स्वीकृति नहीं ले पाता है तो राष्ट्रीय आपात समाप्त
माना जाएगा और स्वीकृति प्राप्त कर लेता है। यदि राष्ट्रपति स्वीकृति प्राप्त कर लेता है, याद रखिएगा, स्वीकृति प्राप्त करने पर वह राष्ट्रीय आपात 6 माह तक प्रभावी रहेगा। हमने क्या बात की है दोस्तों कि यदि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है तो 1 माह के अंदर राष्ट्रपति को संसद की स्वीकृति लेनी होती है। और दोस्तों याद रखिएगा, यदि 1 माह के अंदर राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह राष्ट्रीय आपात समाप्त माना जाएगा। और यदि राष्ट्रपति 1 माह के अंदर संसद की परमिशन प्राप्त कर लेता है तो वह राष्ट्रीय आपात 6 माह तक प्रभावी रहेगा। और दोस्तों याद रखिएगा, यदि राष्ट्रपति चाहता है कि उसके द्वारा लगाया गया राष्ट्रीय आपात मध्य में ही रोकना है तो राष्ट्रपति उस राष्ट्रीय आपात को रोक सकता है। और दोस्तों याद रखिएगा, यदि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है तो राज्य सरकारों की पूर्ण शक्तियां राज्यपालों अर्थात राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती हैं। तो दोस्तों कल एक प्रश्न और आ सकता है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है। तो दोस्तों 3 बार लगाया जा चुका है। और वो 3 बार कब लगाया जा चुका है? तो पहली बार लगाया गया था 1962 यानी 1962 में भारत चाइना युद्ध के समय। इसके बाद लगाया गया था 1971 यानी 1971 में भारत पाक युद्ध के समय अर्थात भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। इसके बाद तीसरी बार कब लगा था? 1975 यानी 1975 में। तो दोस्तों इस दौरान लगा था आंतरिक अशांति की स्थिति में। कब लगा था? आंतरिक अशांति की स्थिति में अर्थात भारत चाइना युद्ध के समय, भारत पाक युद्ध के समय, आंतरिक अशांति की स्थिति में। तो दोस्तों याद रखिएगा, अब भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपात आंतरिक स्थिति, आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर नहीं लगता। केवल सैनिक विद्रोह या अचानक से कोई दूसरा देश अपने देश पर आक्रमण करता है तभी राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति कर सकेगा। तो दोस्तों यह रही राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी। अगर क्लास बेहतर समझ में आई तो प्लीज क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। साथ ही जो भाई चैनल पर नए हैं तो उनसे अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा भेजी गई महत्वपूर्ण जानकारियाँ, हमारे द्वारा महत्वपूर्ण क्लासें टाइम टू टाइम उन्हें उपलब्ध हो सकें। कल हम इसी सीरीज को आगे मिलते हैं राष्ट्रपति की तीसरी महत्वपूर्ण क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।